परिमेय संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब तो वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब 2/3, 4/3, 5/3, 1, क्योंकि एक भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि एक को भी 1/1 भी लिखा जा सकता है। ठीक है। परिमेय संख्याएं की परिभाषा होती है वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q बराबर नहीं है 0, ये एक कंडीशन है। ठीक है। Q बराबर नहीं है 0। अब देखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे सभी संख्या होती हैं जिन्हें जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या जो होती है वो योग के अंतर्गत समृद्ध होती है, क्योंकि जब हम किसी पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध होती है। व्यवकलन में पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती हैं, क्योंकि हमेशा जब हम किसी पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को घटाते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध होती हैं और पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती हैं। पूर्णांक में धनात्मक ऋणात्मक सभी संख्याएं शामिल होती हैं। पूर्णांक जो होता है वो योग के अंतर्गत समृद्ध होता है, क्योंकि जब हम किसी पूर्णांक में किसी पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है। फिर पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध होता है। व्यवकलन पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं होता है, क्योंकि यह हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम जब किसी पूर्णांक में किसी पूर्णांक को जोड़ें तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त हो। पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समृद्ध होता है, क्योंकि जब हम किसी पूर्णांक में किसी पूर्णांक को गुणा करते हैं तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है। और भाग, जब हम किसी पूर्णांक में पूर्णांक को भाग देते हैं तो हमें पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है, हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसलिए यह एक पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होता है। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे, और इसकी एक महत्वपूर्ण कंडीशन है कि Q बराबर नहीं हो, मतलब नीचे 0 नहीं होना। अतः वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब परिमेय संख्याओं की समृद्धता की जांच करेंगे। एक ये प्रयास कीजिए है यहाँ पे, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं या नहीं, व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है या नहीं, गुणन के अंतर्गत समृद्ध है या नहीं, भाग के अंतर्गत समृद्ध है या नहीं, ये सभी चीज़ें देखनी है। तो योग के अंतर्गत समृद्ध देखने के लिए हम क्या करेंगे, जब किसी परिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से जोड़ते हैं तो अगर हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो वह परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसी प्रकार से व्यवकलन में भी चेक करेंगे कि जब हम किसी परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से घटाते हैं तो क्या हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यदि परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो परिमेय संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। गुणन के अंतर्गत समृद्धता की जांच करने के लिए जब हम किसी परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या को गुणा करते हैं तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अगर हाँ तो वह एक परिमेय संख्या। और भाग के अंतर्गत परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती है। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम आप लोग जानते होंगे। क्रम विनिमय के नियम क्या होता है। क्रम विनिमय नियम होता है A/B बराबर B/A। मतलब यदि A/B है तो उसका उल्टा करने पर दोनों बार पार्ट बराबर होने चाहिए, यह है क्रम विनिमय नियम। और साहचर्य नियम होता है A/B + C बराबर
नहीं। साहचर्य नियम होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। ये एक सहचर्य नियम है। यह गुणन के लिए भी होता है a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी। इसमें सिर्फ कोष्ठक का अंतर होता है, पहले वाले में कोष्ठक लगाना होता है और फिर दूसरे में उसको छोड़कर अन्य दो में कोष्ठक लगा दें। ये सभी साहचर्य नियम है। अब हम प्रश्नावली 1.1 में पहुँचते हैं। प्रश्नावली 1 में प्रयास कीजिए है वितरणता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। वितरण नियम आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते? वितरण नियम क्या कहलाता है? वितरण नियम होता है a इंटू बी प्लस सी बराबर a इंटू बी प्लस बी इंटू सी। यह एक वितरण नियम है। a इंटू बी प्लस सी बराबर a इंटू बी प्लस सी बी इंटू सी। मतलब a का पहले b से गुणा करेंगे, बीच में प्लस, और फिर a का गुणा c से करेंगे। यह एक वितरण नियम है। तो हमें वितरण नियम का प्रयोग करके इन सवालों को हल करना है। इसके लिए आप वितरण नियम को देखिए। अगर हम 7/5 को a मानते हैं और -3/12 को b मानते हैं, और 7 वैसे दूसरे में भी 7/5 a और 5/12 एक दूसरा है, तो ये c कहलाएगा। यहाँ पे a इंटू, अगर हम 7/5 को a मानते हैं, इसको b मानते हैं, 7/5 है तो ये a होगा और ये c होगा। तो ab प्लस ए सी बना ना, ab प्लस ए सी। इसका फार्मूला क्या होता है? ab प्लस ए सी बराबर a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी। ये एक फार्मूला बन गया ना। अब इससे सॉल्व हो जाएगा तो क्या आएगा? 7/5 इंटू -3/12 प्लस 5/12, चूँकि हर समान है इसलिए 12 एलसीएम आ जाएगा और 5 में 3 घटा देंगे तो 2/12। तो 7/5 गुणे 1/6। ऐसे ही इसको भी हल कर लेंगे। अब चलिए प्रश्नावली 1.1 में आते हैं। प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिख लें। -4/5 गुणे 1 बराबर 1 गुणे 4 गुणे -4/5 बराबर -4/5। ये एक गुणन तत्समक है। जब हम किसी गुणन तत्समक 1 होता है, जब हम किसी संख्या में किसी गुणन तत्समक का उपयोग करते हैं तो हमें वह संख्या ही प्राप्त होती है। पहले में क्या होगा? गुणन तत्समक। दूसरा -13/17 गुणे -2/7 बराबर -2/5 गुणे -13। इसमें देखिए वितरण नियम का लागू किया गया है। a इंटू बी बराबर b इंटू ए। तीसरा -19/29 गुणे 29/-19 बराबर 1। ये गुणात्मक प्रतिलोम है। जब हम किसी संख्या के प्रतिलोम का गुणा करते हैं, जब हम किसी संख्या में उसके प्रतिलोम का गुणा करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। देखिए अब इसमें अभी मैम ने आपको साहचर्य नियम बताया। a इंटू बी इंटू, अगर हमें 1/3 को a मानते हैं, 6 को b और 4/3 को c, तो a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी। यह एक साहचर्य नियम है। इस प्रकार से प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होती है। अगले दिन हम लोग प्रश्नावली 1.2 है ही नहीं, तो हम प्रश्नावली अध्याय 1 कंप्लीट होता है। अगले दिन हम लोग अध्याय 2 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।